हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। और आज हम सेक्शन डी करने वाले हैं जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज किया था, और बाकी पार्ट भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, और वैसे आपको रिसेंट वीडियोस में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्शन डी करते हैं। और सेक्शन डी में जो क्वेश्चन हैं वो आपको पता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं, और यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन जरूर करके जाना है। वैसे आपको पढ़ाई तो अच्छी से करनी है, अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सेक्शन डी का 32 क्वेश्चन है, जिसमें दो पार्ट है। देखो और लिखा है, एक ये और एक ये, कोई एक करना है, लेकिन हम लोग तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम दोनों ही करेंगे। तो पहले 32 का देखो ये क्वेश्चन लिखा है, पढ़ लो जरा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन है, और जब भी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आ जाए ना, तो सबसे पहले आप अप स्ट्रीम स्पीड और डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख लिया करो। ठीक है, और उससे पहले ये देख लो फाइंड आउट क्या करना है। पहले पढ़ लो क्वेश्चन। अ मोटर बोट हुज स्पीड इतना take 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream or to the same spot, find the speed of stream। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। हमने ये लेट कर लिया कि हमने स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर। और जैसे ये लिया करो ना, तुरंत ही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम लिख लिया करो, बाकी जो पूछा होगा वो निकल आएगा, क्योंकि ये मिनिमम तो हो रही होना है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अप स्ट्रीम स्पीड, और एक लिख लेते हैं डाउन स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, एक अप स्ट्रीम लिख लो और एक डाउन स्ट्रीम लिख लो। अप स्ट्रीम स्पीड और एक लिख लो डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये दोनों चीजें लिख लो। अब ध्यान रखो, अब ऐसे सोचो इसको याद रखने के लिए कि जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी स्पीड थोड़ी कम रहती है, ठीक है, लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो हमारी स्पीड ज़्यादा रहती है। तो अप में माइनस है, तो माइनस किसको करना होता है, बोट की अगर स्पीड दे रखी है तो वो पहले लिखना है, माइनस करना है स्ट्रीम की स्पीड में, और डाउन में प्लस कर देना है। बस इतना, ये दो चीज़ें लॉजिक भी मैंने बता दी, किसको पहले लिखना है और माइनस कब करना है, प्लस कब करना है, ये चीज़ समझ लो बस। अब पढ़ लो जरा क्वेश्चन। कई बार क्वेश्चन मान लो घुमा के भी दिया जाए तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगा सकते हो ना, कि जब आपकी स्पीड कम होती है, जैसे कि अप स्ट्रीम में जब आपकी स्पीड कम होती तो क्या टाइम ज़्यादा लगता है। तो ये लिखा था इट टेक्स 1 hour मोर, जैसे ही लिखा 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, तो कॉमन सेंस लगा लो ना, 1 घंटा कहाँ ज़्यादा लगेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अप स्ट्रीम में ही तो टाइम ज़्यादा लगेगा, डाउन वाले से अप में ही तो ज़्यादा लगेगा। अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 1 घंटा ज़्यादा लगेगा, सिंपल। अब कहोगे सर आप ऐड तो वन कर रहे हो डाउन में और बोल रहे हो अप में, उल्टे ही करते हैं ना। फादर की एज डबल है तो फादर की एज अगर वाई है, सन की एक्स है, तो हम बोला जाता है फादर की एज डबल है तो हम 2 इसमें कर देते हैं ना, इक्वल टू लगाने के लिए। समझ रहे हो, उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं। तो अगर अप में ज़्यादा लग रहा है तो हम इधर 1 ऐड करेंगे। ठीक है, चलो। अब टाइम बचपन से सीखा है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अप का हमें टाइम अगर लिखना है तो डिस्टेंस है 24, और अप में स्पीड कितनी है 18 माइनस एक्स, डाउन स्ट्रीम 24 अपॉन डिस्टेंस है 24, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 18 प्लस एक्स, और ये प्लस का 1। समझ में आया। अब इस नंबर को LHS में कर दो, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस का 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। कुछ ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, चेक कर लें। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इन दोनों में 24 कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स, ये आ जाएगा इक्वल टू 1। इक्वल टू क्या है 1। अब इसमें एलसीएम ले लो, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, तो 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ आएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1, ऐसी तो आएगा। तो 24 18 प्लस एक्स माइनस 18, ये भी प्लस एक्स अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा, देखो ये 18 कट गया, तो 24 एक्स इंटू एक्स, एक्स प्लस एक्स हो जाएगा 2x अपॉन 18 का स्क्वायर 324 होता है, माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये चीज इधर पहुंच जाएगी, ये हो गया 48x। अब आप
इन दोनों नंबर को LHS में ले आओ तो ये x² बन गया, प्लस का 48x है, माइनस का 324 इक्वल टू 0। अब ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई, इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं। तो 324 के अगर प्राइम फैक्टर किए जाएं तो 2 से गया 16, 162 हुआ, 2 से गया 81, फिर 3 से जाएगा तो 27, फिर 3 से जाएगा तो 9, 3, 3 और 3, 1। अब देख लो क्या फैक्टर बनेंगे, 48 चाहिए और 48 चाहिए मतलब। तो अगर हम यहाँ पे 6 ले लें, मुझे वैसे याद है शायद से 54 और 6 कुछ बनता है। देखो ये 27 हो गया, 2 54 हो गया और 50 और ये 6 है। 54 में अगर 6 जाएगा तो क्या 48 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे याद था तो इसलिए हो गया जल्दी, लेकिन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये हो गया x² प्लस 54x माइनस का 6x, ठीक है, और माइनस का 324 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 54 माइनस 6 कॉमन ले लो तो ये x प्लस 54 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 54, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो और यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई। तो एक बार अगर हमने x प्लस 54 को 0 कर दिया तो x कितना आ जाएगा, माइनस का 54। और अगर हमने x माइनस 6 को 0 कर दिया तो x किसके बराबर आ जाएगा, 6 के बराबर आ जाएगा। तो x आ गया माइनस 54, x आ गया 6। अब हमें पता है स्पीड नेगेटिव हो नहीं सकती, ये रिजेक्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या हो गया, स्पीड, अच्छा पेपर लिख दिया करो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, समझ रहे हो, नंबर फिर कैसे मिलेंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैन नॉट बी नेगेटिव, ये सारी चीज लिख के लिख दिया। अब हमारा फाइनली क्या हो गया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लीजिए, मैं साइड हो जा रहा हूँ। बाकी मैं चेक भी कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसके आंसर लिख रखे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना प्लस माइनस की गलती हो जाए, चले वीडियो में गलत हो जाए, फिर आप लोग कहो अरे सर मेरा आंसर तो ये आ रहा है, ठीक है। तो फाइनली इसका आंसर हाँ 6 करेक्ट है, 6 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये है, मतलब और वाला जो पार्ट है, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इतने आवर्स, टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन, फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब ये टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आता है ना तो आपके पास इसके रूल होने चाहिए, अदरवाइज आप कर नहीं पाओगे। तो पहले तो टाइम निकालना, तो लेट कर लेते हैं, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप, लेट टाइम टेकन बाई स्मॉलर टैप बी एक्स, आवर्स में है ना, तो आवर्स ले लो। तो ये क्वेश्चन में दे रखा था जो लार्जर डायमीटर है ना वो 10 आवर कम लेता है, तो टाइम टेकन बाई जो लार्जर टैप होगा ना, टाइम टेकन बाई लार्जर टैप वो कितना हो जाएगा, x माइनस का 10 आवर्स, क्योंकि बोला गया ना 10 घंटे कम लगते हैं, तो जो बोला था हमने वो ले लिया। और जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है ना, अगर डेज में दे रखा है तो 1 डे वर्क निकालना होता है, अगर आवर्स में दे रखा है तो दोनों केस में हमें 1 आवर वर्क निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, 1 आवर वर्क इक्वल टू, और इस केस के लिए भी 1 आवर वर्क हमें निकालना पड़ेगा। दोनों ही केस में हमें 1 आवर वर्क फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। दोनों ही केस में, चाहे अगर डेज में आ जाए तो 1 डे वर्क निकालना है, और अगर आवर्स में आ जाए तो 1 आवर वर्क निकालना है, ठीक है। तो और 1 आवर वर्क कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। अगर ये x आवर्स लिया तो इसका 1 आवर वर्क हो जाएगा 1/x, और यहां पे अगर x माइनस 10 आवर्स है तो ये आ जाएगा 1/x माइनस 10, ठीक है। अच्छा कोई कहेगा सर 1/ हम करते क्यों हैं, इसको ऐसे समझो कि अगर आप स्कूल का जो होमवर्क है ना 10 दिन में अगर आप करते हो, ठीक है, मतलब 10 दिन का स्कूल होमवर्क मिला तो एक दिन में कितना करोगे, तो आप ये तो बोलोगे पूरे जो होमवर्क है 10 दिन का उसका 1/10, तो वैसे 1/ मतलब ना, तो 1/ करते हैं। अच्छा कुछ लोग कहेंगे सर हम तो लास्ट डे करते हैं, वो देखो एक अलग केस है, आइडियली हम बात कर रहे हैं कि कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। चलो तो ये हो गया, 1 आवर वर्क निकल गया दोनों का। अच्छा अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा दो। तो क्वेश्चन में बोला गया था दोनों जो वाटर टैप है ना वो इतने घंटे में टैप को फिल कर देते हैं, तो यानी दोनों को ऐड कर दो, यानी 1/x
प्लस 1/x-10 इक्वल टू, अच्छा ये कितना बन रहा है, जरा इसको फ्रैक्शन में चेंज करें तो 72 प्लस 3, तो कितना आवर हो रहा है, ये 75/8 हो रहा है ना, 72 प्लस 3 75/8, इतने आवर्स लग रहे हैं ना इसको। तो अगर हमने 1 आवर वर्क, ये हमारा कौन सा है, 1 आवर वर्क है ना, तो यहां पे जो टाइम हमारा आया 75/8, इसको भी आपको 1 लिखना पड़ेगा, यानी 1/75/8, ठीक है, मतलब दोनों को ही करना है, समझ रहे हो, इसको भी 1 लिखना पड़ेगा 75/8, ये चीज ध्यान रखना, सब जगह 1 होता है। अब जो 8 है ना, ये 8 आपको दिख रहा है, ये चला जाएगा ऊपर, तो ये बन जाएगा 8/75, ये क्या बन गया, ये बन गया, ये 8 ऊपर गया तो ये आ गया 8/75। अब यहां पे एलसीएम ले लो, तो x ब्रैकेट में x-10, ठीक है, x-10 यहां आ जाएगा प्लस का x, ठीक है, तो ये आ गया x-10 और ये प्लस का x, तो कितना आ जाएगा, x प्लस x हो गया 2x माइनस का 10 अपॉन x का मल्टीप्लाई कर दो तो x² माइनस का 10x इक्वल टू 8/75, ऐसा आ जाएगा हमारे पास, देख लो जरा, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये चीज जो है वो यहां आ जाएगी, यानी 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, x² माइनस का 10x, x² माइनस का 10x हो जाएगा 8 के साथ, और 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस का 10, चेक कर लो, यही आएगा ना। चलो तो कितना आ गया, 8x² माइनस का 80x 150x माइनस 750, तो 8x² माइनस 80x माइनस का 150x प्लस का 750 इक्वल टू 0, कुछ देख लो जरा, ऐसे ही आएगा कुछ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8x² माइनस का 230x प्लस का 750 इक्वल टू 0, तो क्या यहाँ पे 2 से डिवाइड हो रहा है, तो डिवाइड जितने से हुआ करे तो कर दिया करो, तो 2 से हो रहा है, तो 4x² माइनस 115x प्लस ये कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 375, चेक कर लो, 375 आएगा ना, ठीक है 375। अब 375 का अगर 4 में मल्टीप्लाई करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना ना, तो 375 का अगर हम 4 में मल्टीप्लाई करें तो 20 30 3 कैरी होगा और 12 3 15, 1500 आ रहा है, 1500 को ऐसे ब्रेक करो 115 आए, तो कितना लेना चाहिए हम लोगों को, 15 और 100 ही ले लेते हैं, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई 1500 आ जाएगा और सम इनका क्या है 115, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस का 100x माइनस का 15x प्लस का 375 इक्वल टू 0, तो इन दोनों में 4x कॉमन मिल रहा है, तो ब्रैकेट में आएगा x माइनस 25, इन दोनों में 15 कॉमन मिल रहा होगा, तो x माइनस 25 इधर भी आ रहा होगा, चलो मल्टीप्लाई करके एक बार देख भी लो, 15 5 जा 75 7, हाँ ठीक है ये आ जाएगा, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 25 और एक ब्रैकेट में आ गया 4x माइनस 15, तो जब आप इसको जीरो करोगे तो x आ जाएगा 25 और जब आप इसको जीरो करोगे तो x आएगा 15/4, ठीक है। तो अब हमने लिया था स्मॉलर टैप का जो टाइम है वो x है, तो स्मॉलर टैप का तो आ गया x के बराबर यानी 25 आवर्स में लिख देना, ठीक है। और जो लार्जर टैप है उसका हमारा टाइम क्या था, x माइनस 10 यानी 25 माइनस 10 कितना है, 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स आ गया, तो ये हमारे आंसर हो गए इस वाले केस के लिए। पेपर में पूरा अभी जगह नहीं है हमारे पास, तो आप पेपर में पूरा लिखोगे, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू 25 आवर्स, टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल टू 25 माइनस 10 15 आवर्स। अब आते हैं इसमें, स्मॉलर का तो यही हो गया 15/4 आवर्स, लेकिन जब लार्जर का निकालोगे ना, यानी कि लार्जर का x माइनस 10 है, तो x हमारे पास ये आया है 15/4 और माइनस का जब आप 10 करोगे तो 4 एलसीएम लेंगे ना, तो 15 माइनस 40 हो जाएगा, देखो जो नेगेटिव आ रहा है ना नेगेटिव, अगर 40 में 15 माइनस करोगे 25 आएगा माइनस का, वो भी तो ये आएगा माइनस का 25, इधर स्पेस नहीं मैं इधर लिख देता हूँ, चलो आप इसको सॉल्व करोगे तो लार्जर का टाइम आ रहा है माइनस का 25/4
और टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए केस रिजेक्ट लिख देना कि टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी भी हमें घंटे जो होते हैं वो कभी नेगेटिव नहीं आ सकते, इसलिए ये वाला केस रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से आ गया। स्मॉलर में लग रहा है 25, लार्जर में लग रहा है 10 आवर्स। ठीक है, 15 आवर्स सॉरी। तो देख लेते हैं, इसका आंसर हमारा आ चुका है, हाँ 15 है और 10 है। ठीक है, 15/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट करें। समझ में आया सबको? तो ये स्टेटमेंट के थ्रू बता दिया करो क्यों क्या रिजेक्ट हो रहा है। क्वेश्चन 33 में जो दो पार्ट है, इसमें जो पहला पार्ट है स्टेट एंड प्रूव दैट बीपीटी। तो आई होप बीपीटी का प्रूफ ट्राइंगल में आप चैप्टर में सबसे पहले ही करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ वो आप कभी मेरा वन शॉट होगा उसमें होगा तो आप कहीं ना कहीं से ये चीज़ कर लोगे। ठीक है, ये आपको खुद ही करना है क्योंकि ये तो थ्योरम है, तो ये तो लेक्चर में आपको वन शॉट में बहुत जगह मिल ही जाएगी। अच्छा, बीपीटी में क्या होता है तो मैं थोड़ा वो रिकॉल जरूर करवा दूं कि अगर एक ट्राइंगल है ABC और अगर यहाँ पे एक लाइन पैरेलल है DE, लेट्स से DE, मतलब ABC एक ट्राइंगल है और एक लाइन DE जो है वो पैरेलल है किसके, BC के। अगर ऐसा कहीं पे है तो आप बीपीटी के थ्रू क्या लिख सकते हो, AD/DB इज इक्वल टू AE/EC, मतलब रेशियो आप लिख सकते हैं। मतलब बीपीटी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, साइड्स के रेशियो लिख सकते हो। अगर यहाँ पे अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD/DB AE/EC इनकी रेशियो लिख सकते हो। इवन रेशियो चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कुछ सिचुएशन। आप ऐसा भी लिख सकते हो AD/AB, मतलब टोटल, मतलब ये AD और ये पूरा AB, AD/AB। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जो चीज आपने फिर यहां से लिखी है वही चीज फिर आपको यहां से लिखनी पड़ेगी, यानी AE/AC, AE/AC, मतलब यहां पे भी वही सेम चीज आपको करनी पड़ेगी। मतलब यहां पे AD/AB है तो यहां पे भी AE/AC आपको करना होगा। ठीक है, तो वो चीज आपकी होती है। अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें आपको क्या क्या दिया है देख लेते हैं। एक एंगल है CEF और एक एंगल है CFE। ये दोनों एंगल बराबर दे रखे हैं। एक तो काम इन्होंने ये कर दिया, इसका मतलब ये वाली लेंथ और ये लेंथ बराबर है। ठीक है, F मिड पॉइंट है DC का, यानी ये लेंथ भी बराबर है। ठीक है, चलो अब हमें जो लाना है वो है AB/AD और यहां से लाना है AE और FD। बड़ा अजीब सा लग रहा है, AE इधर FD, बड़ा अजीब सा है, कैसे करें। तो इसमें एक कंस्ट्रक्शन है कि हम इस D से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यानी ये दोनों पैरेलल हैं और ये पॉइंट कुछ मान लो ABCDEF ऑलरेडी है, इसको चलो G मान लिया। ठीक है, चलो ये H मान लो, कुछ भी मान लो, चलो H मान लिया इस पॉइंट को। ठीक है, चलो H ले लिया मैंने इसको। ठीक है, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। तो ये कंस्ट्रक्शन हम पेपर में लिख देंगे। मतलब आपको पता है पेपर में क्या लिखना होगा, पहले देखो सबसे पहले लिखना होगा गिवन। ठीक है, फिर अगर क्या हमें प्रूफ करना है, ठीक है, तो गिवन में इसमें क्या लिखोगे, यही जो दे रखा है कि ये एंगल इसके बराबर है, F मिड पॉइंट है, जो दे रखा वही लिख दिया करो। टू प्रूफ ये जो करना है प्रूफ। कंस्ट्रक्शन जो हमें करी है वो लिख देते हैं। तो क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में हमने करा है कि एक DH लाइन बना ली है, किसके पैरेलल, BE के पैरेलल बना लिया है। DH जो है वो BE के पैरेलल बना लिया है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। अब हम इसका करेंगे इसमें प्रूफ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हमने कर ली है कि DH जो है वो हमारा BE के पैरेलल है। जो DH है ना वो हमारा BE के पैरेलल है। कंस्ट्रक्शन हमारी रेडी है, हो चुकी है। अब हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं प्रूफ करने में। अब ध्यान से देखना, जितना मैं फिगर बना रहा हूं वो बस उतना आप फिगर ध्यान से देखें। ADB इधर H और इधर E। ठीक है, ADB AHE ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपके पास ये लाइन इसके पैरेलल है। किसके पैरेलल है, देखो हमने ये तो कंस्ट्रक्शन लिया ना, सिंस DH पैरेलल टू BE, तो हम BPT लगा सकते हैं बाई BPT। तो हम साइड के रेशियो ले सकते हैं, लेकिन आप वो रेशियो लेना जो क्वेश्चन में तुमसे बोला गया है। तुमसे रेशियो बोला गया है AB/BD,
तो यहां से ए बी और यहां से बी डी, तो बीपीटी से लिखेंगे ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू, अगर यहां से ए बी लिया तो यहां से फिर आपको ए ही लेना पड़ेगा, अपॉन इधर से क्या लोगे ई एच, यहां से लोगे आप फिर ई एच। तो अब ध्यान से देखो तो सब कुछ प्रूफ हो गया, देखो ए बी भी आ गया, बी डी भी आ गया, ए भी आ गया। अब ये ई एच प्रॉब्लम कर रहा है, ई एच कहां है, ई एच इधर है, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो ये इसको पहुंचाना है कहां तक, एफ डी तक पहुंचाना है इसको। तो फिलहाल तो इसको फर्स्ट कंडीशन देके छोड़ दो, फर्स्ट कंडीशन देके छोड़ दो भाई। अब मैं तुम्हें पूरा स्टेप बता देता हूं कैसे चेंज होगा, पता है। अगर किसी भी तरीके से ये ई एच जो है वो ई सी के बराबर आ जाए, ई एच जो है मैं मार्क करके भी दिखा देता हूं आपको, किसी भी तरीके से ये जो ई एच वाला पार्ट है ना वो ई सी के बराबर आ जाए, और ई सी और एफ सी तो वैसे भी बराबर है, क्यों है पता है, क्योंकि ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, और ये मिड पॉइंट है तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये मतलब चेन के थ्रू ऐसे आ जाएगा, अब आप समझ पा रहे होगे। अब मुद्दा है कि भैया ये वाली साइड जो ई एच है वो इसके बराबर कैसे आएगी, तो इसके लिए ट्राइंगल ले लो, ये डी सी एच, मैं बना भी देता हूं अलग से जिससे आपको क्लियरिटी ज्यादा से ज्यादा है। मतलब क्या, एक ट्राइंगल बना लेते हैं डी सी एच, डी सी एच, हमने एक ट्राइंगल बना लिया डी सी और ये एच, और ये डी सी एच है और ये एफ ई है, इतना ट्राइंगल हम बना रहे हैं, एफ और ये ई। अच्छा ये लाइन इसके पैरेलल भी होगी, क्योंकि देखो अगर ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो ये इतना पार्ट इसका है तो ये भी पैरेलल ही है, और एफ क्वेश्चन में मिड पॉइंट दे रखा है, एफ मिड पॉइंट दे रखा है, तो बीपीटी लग जाएगा ना, है कि नहीं। बीपीटी कैसे लगाओगे, या बीपीटी सोचो, बीपीटी छोड़ो चाहे यही लगा दो, इससे भी हो जाएगा, कैसे बताता हूं। चलो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो क्या हम रेशियो लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन एफ सी, डी एफ अपॉन एफ सी, मतलब हम बीपीटी लगा रहे हैं इसमें, डी एफ अपॉन एफ सी इक्वल टू एच ई अपॉन ई सी, या ई एच अपॉन ई सी लिख देते हैं, चलो ठीक है। अच्छा अगर एफ मिड पॉइंट था तो मैं कह सकता हूं ना डी एफ इक्वल टू एफ सी, तो डी एफ को भी जरा एफ सी रख दो, तो ई एच अपॉन ई सी, तो ये कट गया, देखो 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां से फिलहाल हम पहुंच चुके हैं ई सी की जो वैल्यू है वो ई एच के बराबर है। अब ई सी और ई एच बराबर आ गया। अब हमें जो एंगल दे रखा है ना, ये वाला एंगल, हमें एंगल दे रखा था सी ई एफ जो है वो एंगल सी एफ ई के बराबर, ये क्वेश्चन में गिवन है ये, तो मैं कह सकता हूं कि जो ई सी है वो एफ सी के बराबर होगा, ई सी जो है वो एफ सी के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा भाई। ये दोनों एंगल है और ये इनकी अपोजिट साइड है, तो एंगल की अपोजिट साइड बराबर होती है। अच्छा एफ सी जो है वो किसके बराबर है, डी एफ के बराबर है या एफ डी के बराबर है, क्यों है, क्योंकि एफ मिड पॉइंट है। तो ध्यान से देखो ई एच जो है वो ई सी के बराबर है, ई सी जो है वो एफ सी के बराबर है, और एफ सी जो है एफ डी के बराबर है। अगर ये फर्स्ट कंडीशन, ये सेकंड ले लो क्योंकि फर्स्ट ऑलरेडी इधर है, ये सेकंड अगर थर्ड ले लें और इसको फोर्थ ले लें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, सॉरी सेकंड थर्ड और फोर्थ से, सेकंड थर्ड और फोर्थ से, देखो ध्यान सुनना, ई एच ई सी के बराबर, ई सी एफ सी के बराबर, एफ सी एफ डी के बराबर, तो क्या मैं कह सकता हूं ई एच जो है वो एफ डी के बराबर है, बस हो गया प्रूफ। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या था, ए बी अपॉन बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन जो ई एच है वो बन जाएगा एफ डी, हो गया प्रूफ। तो आ गया हमारा, समझ रहे हो गया ये प्रूफ, बी पार्ट, ठीक है, क्लियर है सबको, मजा आया, हो गया। चलो देखो नेक्स्ट क्या है। अब नेक्स्ट जो 34 इसमें भी और है, यानी 2 क्वेश्चन इसमें भी हैं, तो मैंने इनको सेपरेट ले रखा। तो पहला क्वेश्चन ये है, हालांकि ये क्वेश्चन सिलेबस में नहीं और एनसीईआरटी में एक्सरसाइज भी इस टाइप की नहीं है, लेकिन ठीक है एक प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पता नहीं सैम्पल पेपर में क्यों दे दिया है। 1-2 क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, लास्ट ईयर से ही डिलीटेड है, लेकिन पता नहीं सीबीएसई कभी कभी ऐसा कर देता है। चलो इसमें क्या लिखा है,
वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट 15 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द पाइप। अब जैसे ये पाइप है, ठीक है, ये हमारा पाइप है इधर, और पाइप से जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो हो रहा है 15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हो रहा है, और पाइप का जो डायमीटर है वो 14 है, तो इसका मतलब इसका रेडियस जो है वो 7 है, और किसमें, सेंटीमीटर में है। तो इनमें यार थोड़ा यूनिट ध्यान से देखते हैं। और ये क्यूबाइड में जा रहा है, किस में जा रहा है, क्यूबाइड में जा रहा है। क्यूबाइड में क्या होता है, एल होता है, बी होता है और एच होता है। तो यहाँ पे कैपिटल एल लिख लेते हैं, कैपिटल एल, कैपिटल बी, कैपिटल एच, ठीक है। तो कैपिटल एल हमारे पास कितना है, लेंथ कितनी है, क्यूबाइडल पॉन्ड विच इतने मीटर लॉन्ग, 50 मीटर लॉन्ग है, 44 मीटर वाइड है, और हाइट हमें दे रखी है कितने टाइम में लेवल ऑफ वाटर ऑफ पॉन्ड इज राइजेस बाय 21 सेंटीमीटर, यानी हाइट उसकी 21 सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन इन 1 आवर। ये बाद में पूछा गया, ये बाद का पार्ट है। पहला तो पार्ट इसमें यही है कि कितने टाइम में हाइट जो है वो इतने हो जाएगी, ये बोला गया है, ठीक है। पहले तो पहला पार्ट हमें ये करना है। तो आप बताओ, एक चीज समझते हैं, मतलब इस पार्ट को भी मत देखो, अभी पहले ये समझो कि हमें कितने टाइम में ये हाइट मिलेगी। अब आप बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी बकेट जैसे होती है ना, पानी भरते हैं, तो पानी का फ्लो आता है, मान लो आधे घंटे तक फ्लो होता गया, तो आधे घंटे से जो पाइप से फ्लो आया होगा वही तो इसमें गया होगा, और ये वाटर की हाइट का लेवल बना होगा। तो यहां से वाटर कितना आ रहा है ये पता कर लेते हैं। तो अब यहां पे ये एक सिलेंडर है ना, अगर आपको रेडियस दे रखा है तो ये सिलेंडर की रेडियस दे रखी है, हाइट हमें नहीं पता है, स्पीड जरूर पता है। स्पीड में ही कहीं ना कहीं छुपा होता है डिस्टेंस, किलोमीटर पर आवर, यानी ये कह सकते हो कि डिस्टेंस जो है इन 1 आवर वो कितनी है, 15 किलोमीटर। अब देखो ये सब मीटर में है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, यानी 15,000 मीटर, ये मीटर में कर लिया मैंने। तो ऐसा तो है नहीं ये पाइप 1 आवर के लिए खुला है, वैसे भी पूछा कितने टाइम में फिल करेगा, हमने मान लिया डिस्टेंस मान लेते हैं टी आवर्स में कितनी होगी, तो 15,000 का मल्टीप्लाई हो जाएगा किसमें, टी में हो जाएगा, टी में मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इतना टाइम में, मतलब इतना टाइम, मतलब डिस्टेंस जो है वो टी टाइम में इतनी कवर हो जाएगी, मतलब लेंथ की तरह काम कर रहा है। तो यहां से पाइप का जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा, पाई, अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, तो हम पता करने जा रहे हैं यहां से वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, अच्छा ये 7 सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो 7/100 कर लो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तो पाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस ही तुम्हारे लिए हाइट का काम करेगा, तो यहां रख दो 15,000 टी बराबर, तो यहां का जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम को, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तीनों का मल्टीप्लाई, एल बी एच। तो ये मीटर में रखा मैंने, इन सबको भी मीटर में रखो, 50 इंटू 44 इंटू 21/100 करो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो बस पाई होता है 22/7, 7 का स्क्वायर 49/100 का स्क्वायर है 4 जीरो कर लो, 15,000 टी बराबर 50 इंटू 44 इंटू 21/100, जीरो से 2 जीरो ला दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो ला दो, 7 7 जा 49, 7 3 जा 21, 22 2 जा 44, जीरो से ये जीरो ला दो, 5 3 जा 15, 3 से ये 3 उड़ा दो, सब कट गया, सिर्फ टी बराबर बचा 2 के, तो टाइम आ गया 2 आवर्स, टाइम आ गया 2 आवर्स। तो चेक कर लेते हैं क्या हमारा टाइम आ गया 2 आवर्स, देख लो, और आप लोग अपनी कैलकुलेशन चेक करें, ठीक है। चलो अब देखो सही है, मैंने चेक कर लिया। अब क्या पूछा, ये एक पार्ट हो गया खत्म। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर इफ द राइज इन वाटर लेवल इज टू बी अटेन इन 1 आवर। अब आप कॉमन सेंस की बात बताओ कि जब आप अपने घर से मान लो स्कूल जाते हो,
आप मान लो अपने घर से स्कूल 2 घंटे में पहुंचते हो, घर से स्कूल 2 घंटे में पहुंचते हो, मैं कहूँ नहीं अब तुम 1 घंटे में पहुंचो, तो क्या तुम्हें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी? तो टाइम जस्ट हाफ हो गया। अभी तुम्हें कितना टाइम लग रहा है? 2 आवर्स। तो अगर मैं बोलूं स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड इन 1 आवर, तो भैया टाइम जस्ट हाफ कर दिए, स्पीड हमें जस्ट डबल करनी पड़ेगी। तो 15 लग रहा था ना, तो अब कितना लगेगा? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये स्पीड हो जाएगी, डबल कर दिया। अच्छा आप कहोगे सर डिस्टेंस, अरे भैया डिस्टेंस तो सेम ही है, इस डिस्टेंस तो हमने बदली नहीं, तो स्पीड और टाइम डायरेक्टली चलेगा, मतलब इनवर्सली होता है प्रोपोर्शनल, तो उल्टा हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो था वो कोर्स में वैसे नहीं है, लेकिन मैंने समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट देखो क्या है, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोनिकल टॉप। मतलब एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर बना लेते हैं और इसमें एक कोनिकल टॉप है। अब देखो हाइट एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3, यानी सिलेंडर की हाइट है 3 और रेडियस है 14। तो आर तो दोनों का सेम है, चाहे कोन हो ये हो, दोनों का आर सेम है। और हाइट हमने सिलेंडर की चलो कैपिटल एच ले ली और इसकी हाइट स्मॉल एच ले लेंगे कोन की। तो क्या दे रखा है हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट नहीं दे रखी लेकिन टोटल हाइट जरूर दे रखी है 13.5। तो अगर मैं आपसे कोन की हाइट पूछ लूं तो कितनी आएगी? 13.5 से 3 को माइनस कर दो, तो क्या वो 10.5 आ जाएगी। यहां स्लैंट हाइट होता है L। अब क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेकिंग द टेंट कीपिंग द प्रोविजन ऑफ 26 मीटर ऑफ कैनवास फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। देखो हम कोई चीज बनाते हैं ना, जैसे मान लो ये टी शर्ट ही बनाई है, इसमें कुछ वेस्ट भी हुआ है, तो वेस्ट जो एरिया है वो 26 मीटर स्क्वायर है। लेकिन ये जो टेंट से हम टेंट बना रहे हैं, इसमें कितना कैनवास यूज हुआ है वो हमें निकालना है। तो देखो टेंट बनाने में कहाँ यूज हुआ होगा, एक तो ये कर्व सरफेस एरिया और एक ये वाला कर्व सरफेस एरिया। बेस में तो टेंट बनाते नहीं है, तो यानी आपको निकालना पड़ेगा CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ सिलेंडर, यानी टोटल सरफेस एरिया अगर निकालें यहां पे, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, तो वो बनेगा CSA ऑफ कोन से CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो भैया कोन का CSA होता है पाई आर एल और सिलेंडर का CSA होता है 2 पाई आर। हाइट हमने कैपिटल एच ली है सिलेंडर की, 2 पाई आर एच होता है ना। अब हम L हमें नहीं पता है बस, तो L के लिए आपको पता होगा पाइथागोरस लगाते हैं। तो L स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो R 14 है और H हमारा ये 10.5 है, तो 14 का स्क्वायर 196। अब 10.5 का स्क्वायर कर लो, मैंने ऐसे डेटा लिख रखा है, तो आप लोग निकाल लो, वीडियो पे पॉज कर दो और इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो ये 110.25 आएगा। ठीक है, तो ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 306.25 और इसका अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 17.5 इसका स्क्वायर रूट आएगा। अच्छा आप कहोगे सर आपने तो चलो मतलब आपने नोट पहले से कर रखा था, बता दिया, तो मैंने इसकी ट्रिक भी बता रखी है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाओगे शॉर्ट ट्रिक्स में, तो वहाँ पे चैप्टर वाइज शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाएंगी। तो कहीं कहीं मैंने स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक सिखाई, अब उनको सीख लोगे तो आप भी इजीली कर पाओगे। तो ये L आ गया, तो L हमारा आ गया किसमें, सेंटीमीटर में था, मीटर में है सब कुछ, तो इसे इधर पुट कर देते हैं, तो हमारा टोटल सरफेस एरिया में मिल जाएगा। तो पाई आर एल यानी 22/7, रेडियस 14 है और L हमारा 17.5 आया, प्लस 2 पाई आर एच 22/7, ये 14 है और हाइट हमारे पास 3 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करो, चलो कर लेते हैं। ये 2 से गया तो ये 44 इंटू 2 इंटू 17.5, ये भी 2 से गया तो 44 इंटू 3 2 6। तो इसको भी जरा मल्टीप्लाई करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, तो ये आ जाएगा 1034। ठीक है, और 26 मीटर स्क्वायर हमारा वेस्ट में चला गया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना यूज हुआ होगा, यानी टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग वेस्टेज, इंक्लूडिंग वेस्टेज कितना हो जाएगा, 1034 प्लस का 26। तो जब आप ऐड करोगे तो 1060 आ जाएगा।
अब हमसे पूछा था फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास इफ द रेट 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। हमारा सरफेस एरिया मीटर स्क्वायर में तो आया है, तो भैया कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1060 में मल्टीप्लाई कर दो 500 का, तो ये आपको मिल जाएगा 5, अब ये जगह नहीं है, मैं फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं 5,30 मतलब 5,30,000 इतने रुपीज इसकी कॉस्ट लगेगी। तो आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, कर लो जरा नोट, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट है इस सेक्शन डी का। तो क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो क्या क्या गिवन है, पहले देख लेते हैं। मीडियन ऑफ द डेटा इज 50 और पी और क्यू निकालना। ये अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब भी मीडियन का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पता होगा कि आप सी एफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, सी एफ। तो सी एफ निकालेंगे, तो मीडियन हमें 50 दे रखा है, तो चलिए पहले सी एफ लिख लें, इधर सी एफ लिख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इधर सी एफ लिखते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है कि पहला नंबर अगर पी है तो इसके सामने जो सी एफ होगा वो भी पहले पी ही होगा, मतलब जो इधर होगा वही सेम। फिर हम क्रॉस में ऐड करते चले जाते हैं, तो पी में 15 ऐड होगा। आई होप आपने स्टैट्स चैप्टर भी करा होगा, तो आप अगर करा है तो, अगर अभी जब वीडियो देख रहे हैं तब उस टाइम तक नहीं करा है तो जब आप करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कैसे होता है। तो P में ये 15 ऐड होगा, तो P + 15, या आप अभी भी समझ सकते हो होता क्या है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और मीडियन का कोई भी क्वेश्चन करना तो उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जो भी, अब कैसे निकालते हैं, पहला नंबर तो सेम रहेगा, फिर क्रॉस में ऐड करो, तो P 15 ऐड होगा, P + 15, फिर P + 15 में 25 ऐड होगा, तो P प्लस कितना आ जाएगा 40, फिर 20 ऐड होगा तो P + 60 हो जाएगा, Q ऐड होगा तो P + Q + 60 आ जाएगा, फिर ये 8 ऐड होगा तो P + Q + 68 आ जाएगा, और फिर 10 ऐड होगा तो P + Q + 78 आ जाएगा। अच्छा, मीडियन अगर क्वेश्चन में दे रखा है इसमें, तो मीडियन क्लास तो पता है भाई 50। अच्छा, ये भी कंफ्यूजिंग है, कुछ लोग कहेंगे सर 50 यहां भी है। देखो ये होता है 40 से 50, 40 इंक्लूडेड होता है, 50 इंक्लूडेड नहीं होता है, 50 इधर इंक्लूडेड होता है। तो भैया ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। क्या हो जाएगी, दिस इज अवर मीडियन क्लास। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को कि ये हमारी मीडियन क्लास हो गई? देख लो जरा फटाफट, ठीक है, मीडियन क्लास समझ में आ गया सबको? ठीक है, यहां तक क्लियर सबको? ओके, अब देखो और क्या क्या दे रखा है। हाँ, फ्रीक्वेंसी का जो सम है ना, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी वो 90 है। अच्छा, ये आपका 90 दे रखा है ना, तो जब आप सबको ऐड करते हो ना, तो याद रखना CF का जो लास्ट नंबर होता है उसी के बराबर आता है। आप जब फ्रीक्वेंसी को ऐड करते हो ना सारा, तो वो लास्ट वाला नंबर आता है, यानी P + Q जो है + 78 वो किसके बराबर होगा, 90 के। तो यानी यहां से आ जाएगा P + Q = 90 - 78, तो P + Q कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये एक कंडीशन हमने निकाल के रख ली, हो सकता है कहीं काम आ जाए, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे, मीडियन का लगाएंगे फॉर्मूला। मीडियन का फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/F × H। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन तो 50 दे रखा है। L क्या होता है, जो ये ब्लू कलर से मैंने मार्क कर रखा है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मीडियन क्लास। तो भैया इस मीडियन क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 50 है, तो L को ही हम लोअर लिमिट बोलते हैं मीडियन क्लास का, तो ये 50 है। n/2, n फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी 90 थी, n जो है फ्रीक्वेंसी का सम है, मतलब n जो होता है फ्रीक्वेंसी का सम यानी 90 है, तो n/2 कितना हो जाएगा 45। तो ये तो आ गया भैया 45 माइनस CF।
मीडियन क्लास में जो ये सी एफ है ना, तो कई बार हमें ये सी एफ लगता है, ये नहीं होता, इसके ऊपर वाला होता है ये। तो यहां पे P+40 है सी एफ अपॉन, और जो एफ है ना फ्रीक्वेंसी, तो ये 20 रहेगा, इस मीडियन क्लास में ही होती है। एच होता है इंटरवल की विड्थ कितनी है, तो 20 से 30, 30 से 40, 10, ठीक है। अब ये 50 इधर जीरो कर देगा इसको, 50 - 50 इक्वल टू, ये सॉल्व करते हैं इधर, 45 - P माइनस का 40 अपॉन 20 इंटू 10, ये जीरो हो गया, ये 2 टाइम्स कटेगा, मतलब 2 बचा इधर, ये 5 हो गया, 5 - P अपॉन 2, तो 0 इक्वल टू 5 - P, तो P यहां से कितना आ जाएगा, P यहां से आ जाएगा 2 के बराबर। क्या आ गया, P आ गया 2 के बराबर। क्लियर है क्या, आया समझ में? तो अगर यहां से P 2 के बराबर आ गया, सॉरी P5 नॉट 2, 5 आया ना, P5 आ गया, देख लेते हैं। तो क्या P5 है, ठीक है, P5 है, और P प्लस Q कितना था, 12 था, P प्लस Q हमारा 12 था, तो P को अगर 5 रख देंगे तो Q कितना आ जाएगा, क्या Q हमारा 7 आ जाएगा। तो एक काम तो हमने कर दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो भैया कई बार तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा P और Q का, लेकिन अब भाई इन्होंने और थोड़ा पूछ लिया, भैया मॉड भी बता दो, ठीक है। तो पहले तो इतना नोट कर लो, इतना काम, कई बार इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, नोट कर लो इतना। अब आते हैं कि भैया PQ तो निकाल लिया, P हमारा 5, Q 7, अब मॉड बताओ। तो चलो अब चलते हैं वापस इधर, और यहां मेंशन कर लेते हैं कि हमने P को निकाल लिया है कि P हमारा 5 है और Q हमारा 7 है, निकाल के रख लिया। अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया और मॉड निकालना है। तो भैया मॉड का फॉर्मूला क्या है, मॉड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। अब ये F1 क्या है, इसमें सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां दिख रही है, 25 है ना, तो ये 25 जहां पे भी है ना, ये हमारा हो जाता है मॉडल क्लास। जैसे मीडियन में मीडियन क्लास होता है, मॉडल में मॉड निकालने के लिए मॉडल क्लास निकालते हैं। तो अब चलो मैं वैल्यूज पुट करता हूं। अच्छा, जहां से मॉडल क्लास निकालते हो उस वाली फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं। अब थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो, 1 के पहले क्या आता है 0, तो F0 या F0, 1 के बाद क्या आता है F2, बस ये F2, अब रख दो वैल्यूज, आंसर आएगा। अच्छा, जहां से मीडियन क्लास निकलता है तो लोअर लिमिट लेते हैं, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 40, तो L की जगह 40 आ जाएगा। F1 हमारा 25 माइनस F0 हमारा 15 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और H तो हमारा 10 है ना, ये विड्थ कितनी है 10। तो सॉल्व करते हैं, 40 प्लस 25 में 15 जाएगा, 10 आएगा, इंटू 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा 50 में ये 35 माइनस होगा तो 15 आ जाएगा, तो 100 अपॉन 15, तो 6 पॉइंट कुछ आ जाएगा ना, 6 पॉइंट आएगा, कितना आएगा, हाँ, तो ये आ गया 40 प्लस 6.67, तो आंसर आ जाएगा 46.67। ये हमारा मॉड हो गया, आया समझ में, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हमने फाइनली सेक्शन डी कर लिया। आई होप आपने इसको सारे क्वेश्चन नोट अच्छे से कर लिए, ये भी कर लो नोट, और सारे क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक जरूर कर देना, जिससे पता चलता है कि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है। बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।